ठीक है, किसी कोई डाउट यहां तक? बहुत छोटा चैप्टर है, अभी खत्म कर देते हैं इसको पहले हम लोग। हाँ, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ जी, मन तो मेरा ऐसा ही है, बाकी अभी देखते हैं। इधर देखो बच्चों, बच्चों परमानेंट मैग्नेट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बताना जरा। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है बताओ। लिखो लिखो, व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड, नहीं नहीं, पुराने वाले कहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? व्हेन ए सॉफ्ट आयरन रॉड इज इंसर्टेड, when a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, when a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet, it become electromagnet. When a soft iron rod is inserted in the core, 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 when a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet, it become electromagnet. When a soft iron rod is inserted in the core of a solenoid, it become electromagnet, it become electromagnet, it become electromagnet. देखो बच्चों इधर, मैं हालांकि डायरेक्ट ये टॉपिक खोजोगे तो इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन अभी जो आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा उसको समझने के लिए इसको समझना जरूरी है। तो बच्चों अगर एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड सब लोग जानते हैं ना, इस तरह एक कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर वुंडेड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये क्या होता है? ये आपका सोलेनॉइड होता है। बच्चों इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है इसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड? इसका फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट क्या होता है? म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। ठीक है बच्चों, और आई तो जानते हैं आप लोग, करंट, जो करंट इससे आता है वो आई होता है। तो बच्चों ये जो मैग्नेट अभी बना है ये बहुत ही वीक होता है, मतलब इसकी वैल्यू देख रहे हो ना, 10⁻⁷, ये बहुत कमजोर मैग्नेट आता है। तो इसको मजबूत बनाने के लिए, इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसके कोर में एक हम लोग आयरन रॉड डाल देते हैं, आयरन रॉड डाल देते हैं। और कैसा आयरन रॉड है? सॉफ्ट आयरन रॉड, सॉफ्ट आयरन रॉड। तो सॉफ्ट आयरन का मतलब और हार्ड आयरन का मतलब क्या होता है? बताया था एक बार शायद ना, बताया था ना। सॉफ्ट आयरन का मतलब जो इजिली मैग्नेटाइज हो जाए, और ये पता है आप लोग को, जिसको मैग्नेट बनाना, जैसे नेल का मैंने एग्जांपल दिया था कि नेल को कुछ, नेल जानते हो ना, जो दीवार में कील, नेल को कुछ देर मैग्नेट पे रखोगे वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन कर लेगा, थोड़ी देर बाद वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दूर रखोगे लूज कर देगा। तो जो इजिली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर ले और इजिली लूज कर दे, इसको हम क्या बोलते हैं? सॉफ्ट आयरन। कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गेन नहीं करते, और अगर उन्होंने गेन कर लिया तो उनको फिर हटाना मुश्किल है, उनको हम बोलते हैं हार्ड आयरन। समझ रहे हो कि नहीं? तो परमानेंट मैग्नेट हार्ड आयरन का बनता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो सॉफ्ट आयरन का बनता है, क्योंकि हम जब करंट बंद कर दें तो हम चाहेंगे कि मैग्नेट ऑफ हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट सॉफ्ट आयरन का बनता है। वो तो यहीं से एक कहानी हम शुरू करेंगे कि अगर इसमें अलग अलग मटेरियल डाले, तो देखो इसमें दो कहानी है। एक फील्ड है बाहर से फील्ड है बी नॉट, बाहर से फील्ड है बी नॉट। और बच्चों अब जो फील्ड आएगा इसके अंदर, अब जो फील्ड आएगा मटेरियल डालने के बाद वो बी आएगा, तो बी का फॉर्मूला होगा म्यू आर इंटू बी नॉट। क्या फॉर्मूला होगा? म्यू आर इंटू बी नॉट। इसका फॉर्मूला आएगा म्यू आर इंटू बी नॉट। म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम।
रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है बच्चों, म्यू आर को बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। यूनिट क्या होगा इसका, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, यूनिटलेस, क्योंकि दोनों तरफ बी बी है, टेस्ला टेस्ला कट जाएगा। बच्चों देखो यहां से दो वर्ड, दो चीज आया, इस म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, ऐसा ही सेम चीज इलेक्ट्रिसिटी में भी रिपीट हुआ था। इस म्यू नॉट का नाम क्या है, इस म्यू नॉट का नाम क्या है, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या नाम है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम फ्री स्पेस। उसकी वैल्यू उधर लिखी हुई है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। इसकी यूनिट होती है, इसकी यूनिट होती है, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट होती है, लेकिन रिलेटिव परमिएबिलिटी की यूनिट नहीं होती। ठीक है ना। एक और वर्ड तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हूं, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम क्या होता है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, फिर तीन वर्ड कंफ्यूज, इसको म्यू से डिनोट कर रहा हूं। परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम को किससे डिनोट कर रहा हूं, म्यू से। तो म्यू बराबर होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू बराबर क्या होता है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तीन वर्ड है, तीन वर्ड है। पहला परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट, रिलेटिव परमेबिलिटी, जहां रिलेटिव वर्ड आ जाए यूनिट नहीं हो, पीछे भी आ चुका है, रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होगा, लेकिन परमिटिविटी का यूनिट होगा। ठीक है, परमिटिविटी का यूनिट होगा, लेकिन रिलेटिव परमिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, परमिटिविटी का नहीं। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का यूनिट नहीं होगा, लेकिन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम का यूनिट होगा, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम विल बी इक्वल टू, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे। देखो तीन चीज है, एक फ्री स्पेस की है, उसको म्यू नॉट कहा, एक किसी मीडियम की है, तो मीडियम को म्यू कहा। तो अगर आपको फ्री स्पेस का पता है, तो उसमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर एक मीडियम का आ जाता है, तो वो जो फैक्टर है वो क्या कहलाता है, रिलेटिव। जैसे अगर आपको फ्री स्पेस का पता है, तो उसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो मीडियम का आ जाएगा, तो जो नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, म्यू आर। ठीक है बच्चों, तो इसी से हम आगे पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको ज्ञान बताया यहाँ पे। ठीक है ना, आगे चले हम। देखो एक बात, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। लिखा नहीं था, जल्दी से लिख लो, लिख लो जल्दी, जो भी लिखना है थोड़ा बहुत, बता रहा हूँ ना, अब सबको साथ में चलेंगे। टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक। हो गया, लिख लिया, लिखो टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। पहला लिखो डायामैग्नेटिक, हाँ ठीक है, डायामैग्नेटिक लिखो, लिखो दीज आर द मटेरियल, दीज आर द मटेरियल, डायामैग्नेटिक के बारे में लिखो, दीज आर द मटेरियल which weakly repelled, which weakly repel, these are the material which weakly repel, these are the material which weakly repel the magnetic field, which weakly repel the magnetic field,
these are the material which weakly repel the magnetic. These are the material which weakly repel the magnetic. These are the material which weakly repel the magnetic. These are the material which weakly repel the magnetic. ये ड्राइंग बनाओ तुम लोग, बात मत करो, ठीक है बच्चे। जैसे मान लो ये मटेरियल है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, तो ये मटेरियल होगा तो उसमें फील्ड लाइंस ऐसी डाइवर्ज हो जाएंगी, इस मटेरियल के पास फील्ड लाइंस जाएंगे तो डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा देख अंदर। अरे तुम पहले लिखो, बनाओ मान लिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा B इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू बी नॉट, ठीक है ना। B इज इक्वल्स टू म्यू आर इंटू बी नॉट एंड हियर म्यू आर इज बिटवीन 0 to 1। बी नॉट इसके अंदर B होगा 0 to 1, बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये म्यू आर की वैल्यू इस पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। 0 से लेके हर मटेरियल की अलग अलग होगी। तो जैसे मान लो म्यू आर की वैल्यू 0.5 है और तुमने बाहर फील्ड लगाया 10 टेस्ला, तो इस मटेरियल के अंदर फील्ड कितना मिलेगा, कितना मिलेगा 5 टेस्ला। अगर म्यू आर की वैल्यू 0.5 है और बी नॉट की वैल्यू तुमने लगाई 10 टेस्ला, तो अंदर मटेरियल के जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगा वो कितना बचेगा 5 टेस्ला। तो ये बात समझ रहे हो, ये मटेरियल जो है बाहर वाली मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ अपनी फील्ड को बनाता है, बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ। अरे बाहर 10 था, अरे समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग। अगर बी नॉट की वैल्यू 10 है, म्यू आर की वैल्यू 0.5 है, इस मटेरियल के अंदर बी कितना आएगा 0.5 इंटू 10, तो 5 टेस्ला आया। एक बात सोचो, अगर तुमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड दिया तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बचा वो कम बचा ना, तो इसने यानी 5 टेस्ला को इसने कैंसिल कर दिया। तो इसका नेचर जो होता है ये कैसे बिहेव करता है, जैसे मटेरियल को डालोगे ये उसको मैग्नेटिक फील्ड को कम करता है। तो अगर मान लो इस मटेरियल को उठा के मैंने सोलेनोइड के अंदर डाल दिया तो और खराब मैग्नेट हो जाएगा, क्योंकि उसके पास पहले ही वैल्यू कम बन रही थी और ये वाला मटेरियल उसकी वैल्यू को और कम कर देगा, ठीक है ना। इसमें एक चीज होता है बच्चों, इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, झाई। तो एक बार देखो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस झाई, झाई म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस झाई। झाई को क्या बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, झाई क्या कहलाएगा ससेप्टिबिलिटी। ये बताता है, इसको बोलते हैं जैसे कि एक मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज, ससेप्टिबिलिटी। बताओ डाया मैग्नेटिक का जो झाई होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। बताओ सोच के, अरे झाई लिख लो पहले, ससेप्टिबिलिटी होता है ये झाई। हाँ नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव। झाई की वैल्यू डाया मैग्नेटिक के लिए नेगेटिव। अब देखो बेटा,
अगर मैंने कहा म्यू आर की वैल्यू 0.5 है तो झाई की वैल्यू कितनी आएगी, निकालो। तो 0.5 इक्वल टू 1 प्लस झाई, 1 उधर जाएगा तो 0.5 माइनस 1 कितना आएगा, 0.5। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। तो देख लेना जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसका ससेप्टिबिलिटी क्या होगा, नेगेटिव। बच्चों इसके अंदर देखो हर मटेरियल के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। छोटे छोटे मैग्नेट क्यों होते हैं, हर मटेरियल के अंदर छोटे छोटे मैग्नेट होते हैं। क्यों मैग्नेट होते हैं छोटे छोटे, क्योंकि हर मटेरियल एटम से बना है, एटम से बना है। तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो चार्ज घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो करंट आएगा। तक कोई भी चार्ज घूमता है तो करंट बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बनाएंगे, करंट। तो करंट सर्कुलर लूप में बनेगा, तो सर्कुलर लूप में जब करंट बनता है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं अंदर, उसका फॉर्मूला भी म्यू नॉट आई अपॉन 2r हमने पढ़ा है। तो ऐसे सोचो हर एटम यहाँ किसकी तरह काम कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह। एटम का घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को जनरेट कर रहा है। तो इसके अंदर उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटॉन, जो मैंने अभी आपको जानना नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ बस थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटॉन। जो हर मैग्नेट के अंदर छोटा छोटा टाइनी टाइनी मैग्नेट होता है वो क्या बोलते हैं उसको, मैग्नेटॉन। तो बेटा जब आप डायामैग्नेटिक मटेरियल को चूज करते हैं तो मैग्नेटॉन जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन है, मतलब दुश्मनी। इसके जो अंदर मैग्नेट है उनके बाहर वाले मैग्नेट, अरे मैग्नेटिक फील्ड भी तो किसी मैग्नेट से ही बन रही होगी जो बाहर वाली है, उसके साथ क्या दिखाते हैं ये लोग, दुश्मनी दिखाते हैं। तो बस आप इतना याद रखिए कि इनका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। इनका जो ससेप्टिबिलिटी होता है क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है ना। पूछा जाएगा नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी कितना, म्यू आर की वैल्यू याद रखनी है सबकी, और ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू किसकी नेगेटिव होती है आपको याद रखनी है। इसके एग्जाम्पल याद रखिए आप लोग, इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल याद रखिए, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये सब हाँ डायमैग्नेटिक के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल भी याद रखना है, कॉपर सिल्वर गोल्ड, वाटर, वाटर पानी भी, कॉपर सिल्वर गोल्ड वाटर, लिख लो। समझ गया, इतनी बातें पच जाएंगी कि नहीं पच जाएंगी, बस इतना बचना है। अब आगे चलिए दूसरा लिखो, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक छोटी छोटी बातें खत्म कर लो आज। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक देखो, दीज आर द मटेरियल। हाँ बच्चों तीन टाइप का मटेरियल होगा, डाया पैरा फेरो। अभी क्या पढ़ रहे हैं, डाया पढ़ लिया, अब पैरा पढ़ेंगे और फिर फेरो पढ़ेंगे। डाया पैरा और फेरो, दीज आर द मटेरियल which weakly attract, which weakly attract the magnetic field, which weakly attract the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड को वीकली अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो अगर बाहर फील्ड वी नॉट है तो अंदर फील्ड कितना होगा, तो सेम फॉर्मूला। अंदर फील्ड कितना होगा बच्चों, तो सेम फॉर्मूला, फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, वैल्यू में अंतर है। अंदर फील्ड कितना होगा, तो अंदर फील्ड होगा बी विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट, बी विल बी इक्वल टू म्यू आर इंटू बी नॉट, म्यू आर इंटू वी नॉट। एंड द वैल्यू ऑफ म्यू आर समझ रहे हो ना, पीछे बता दिया है, अब दोबारा नहीं बताएंगे। म्यू आर की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करती है, तो 1 से लेके 1 प्लस साई, 1 से लेके 1 प्लस साई, वेयर साई इज ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर। मतलब एक से बड़ा तो होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है, एक से तो बड़ा होता है लेकिन बहुत बड़ा नहीं होता है।
इसका झाई क्या होगा बेटा? साई ऊपर लिखा हुआ एफ साइलेंट ऑल्सो कहते हैं इसको, एफ साइलेंट, एफ साइलेंट। या तुम कुछ भी ले लो, बस उसको लिख देना। अरे तुम एक्स वाई जेड ले लो, बस लिख देना कि एक्स इज ए वेरी स्मॉल नंबर। तुम ये लिख लेना बस, एक्स बहुत छोटा नंबर है। तो बच्चों जैसे म्यू आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? 1.5। कितनी हो सकती है? 1.5 हो सकती है। और कितनी हो सकती है? 2। और कितनी हो सकती है? 3। तो अगर एक से बहुत बड़ा नहीं हो तो पैरामैग्नेटिक, एक से अगर बहुत बड़ा नहीं हो तो पैरामैग्नेटिक। यानी 1 म्यू आर 1 प्लस आई, ठीक है। ई की वैल्यू स्मॉल पॉजिटिव नंबर, जैसे एक हो सकता है, दो हो सकता है, 0.5 हो सकता है, कुछ भी। हाँ, दो भी हो सकता है, हो गया। अरे दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, लेकिन 10 से ऊपर या 20 से ऊपर मत कर। बाकी 10-20 तक चल, कभी फंसाएगा नहीं तुम्हें वो। हाँ, अरे तुम मत करो। देखो एक बार बता रहा हूँ, अगला जो शुरू होगा ना वो फेरो है, लास्ट वाला। तो फेरो सीधे स्टार्ट होता है 1000 से, 2000 से, तो समझ लो तुम्हें कंफ्यूजन। अगर तुम्हें 10 भी दिया है, 15 भी दिया है, तो उसको पैरा ही मान, क्योंकि अगर फेरो आ जाएगा तो सीधे 1000, 2000, 3000 ऐसे बात होगी। तो अब तुम्हारा जो भी अगर दिया होगा पॉजिटिव होगा तो उसको तुम क्या मानना? पैरा मानना। इसका झाई कितने से कितने के बीच में? हाँ भाई, हाँ, सी के नीचे ऐसे लगा दो। हाँ, इसी में नॉट लगा दो तो पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, एफ साइलेंट नॉट कहते हैं। ठीक है, नॉट मतलब वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद तो है। सुनो इधर, इसका झाई लिख लोगे ना? इसका झाई होगा 0 से लेके, अरे एक कम होता है ना, तो सब तरफ से कम एक घटा दो, यहां से एक घटाओगे 0 हो जाएगा, वहां से एक घटाओगे सही हो जाएगा। नहीं, नहीं, नहीं समझ में आया? अरे भैया रुको, म्यू आर से एक कम होता है ना झाई। देखो कंफ्यूज हो गया लड़का, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस झाई होता है ना। झाई इक्वल टू कितना होगा? -1 करोगे ना, तो इनइक्वालिटी के तीनों तरफ -1 करो। यहां -1 करोगे 0, यहाँ म्यू आर -1 को झाई लिख सकता हूँ, और यहाँ -1 करोगे तो सही प्लस एप्सिलॉन बचेगा। ठीक है, तो बताओ अगर म्यू आर की वैल्यू 1.5 है तो मटेरियल कौन सा होगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर मैं बाहर फील्ड 10 टेस्ला लगाता हूं, अंदर फील्ड कितना होगा अगर म्यू आर की वैल्यू 1.5 है? हाँ, बाहर फील्ड 10 टेस्ला है, म्यू आर की वैल्यू 1.5 है, अंदर फील्ड कितना होगा? 15 टेस्ला। फील्ड बढ़ गई लेकिन बहुत नहीं बढ़ी, समझ आ रहा है कि नहीं? तो पैरामैग्नेटिक जो होता है वो बाहर वाले मैग्नेटिज्म को सपोर्ट करता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करता। ठीक है, देखो इसमें इसके एग्जांपल लिख लो जिनके आगे अम हो। अम, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, लिख लो, दो चार एग्जांपल लिख लो। अम, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ये सब लिखो। अरे बहुत सारे भाई, अंत थोड़ी है, वो तो आते जाएगा, देखते जाना, बहुत सारे हैं। और दो चार एग्जांपल लिख लो, अंत नहीं है, बाकी बहुत सारे हैं। ठीक है, डन, समझ में आ रहा है ना? झाई की यूनिट क्या होगी? कुछ भी नहीं। तीसरा कर लो, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो दीज आर द मटेरियल,
these are the material, ferromagnetic material which strongly attract, these are the material which strongly attract the magnetic field, strongly attract the magnet. मैग्नेटिक फील्ड इसी के थ्रू पास कर जाएगी। ये डायग्राम भी पहचानना, ये डायग्राम एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए ड्राइंग बनवा रहा हूं, नहीं तो कोई फायदा नहीं है ड्राइंग। पिछले वाले में अंदर नहीं गया था ना, तूने पिछले बार में बाहर, हाँ हाँ ऊपर ठीक बनाया हो, ठीक। बाहर अगर बी नॉट है, अंदर फॉर्मूला वहीं लगेगा बच्चों, फॉर्मूला वहीं लगेगा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला तो वहीं लगेगा। बस इसके म्यू आर की वैल्यू याद रखो, ग्रेटर 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 देन 1, 1000 2000 3000 4000, जो तुम्हारी मर्जी। तो झाई क्या होगा, ग्रेटर ग्रेटर देन 1, सवाल खत्म। ठीक है ना। अगर तुम एक टेस्ला फील्ड दोगे और इसकी वैल्यू है म्यू आर की 1000, अंदर कितना हो जाएगा 1000 टेस्ला। खतरनाक स्थिति है, देख रहे हो। अगर एक टेस्ला बाहर फील्ड दूंगा और अंदर अगर म्यू आर की वैल्यू 1000, तो फील्ड कितनी हो जाएगी 1000 टेस्ला। देख लो छोटे छोटे प्लेयर थे सब पीछे, ये तो बहुत खतरनाक है। इसका एग्जाम्पल केवल 3, आयरन निकेल कोबाल्ट, ठीक है, बाकी गैदोलिनियम वगैरह भी है, ये सब है, लेकिन छोड़। 3 पॉपुलर याद रखो, आयरन, हाँ क्या, ग्रेटर ग्रेटर देन 1, एक से बहुत बहुत बड़े, ठीक है। आयरन निकेल कोबाल्ट, खत्म करे चैप्टर, खत्म, खत्म चैप्टर खत्म। अरे गधे, थैंक यू। आओ देख लिया यार, कुछ पीआईक्यू देख लिया। अरे हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंस मेरे को बता, रुक जा, एक छोटा सा टॉपिक देखो इधर ध्यान से। बच्चों लिख नहीं लिख पाए, एक तुम लिखिए जल्दी, बात कर रहे हो बच्चों। इसमें क्यूरी लॉ एक होता है, क्यूरीज लॉ, ठीक है, मैडम क्यूरी, ठीक है, जानते हो नहीं इनको, क्यूरीज लॉ। बच्चों पहली बात, इन्होंने फॉर्मूला केवल पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए दिया था। किसके लिए दिया था, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। डायरेक्ट याद रखो, इसमें रेशियो वाले सवाल आपको आएंगे तो सी की वैल्यू के लिए परेशान मत होना, ठीक है ना। मटेरियल का अलग अलग हो सकता है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग हो सकता है। तो इन्होंने बताया था कि ये जो झाई होता है ना, ये सी अपॉन टी के बराबर होता है, सी अपॉन टी के प्रोपोर्शनल, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सी क्यूरी कांस्टेंट, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होगा। आगे रेशियो आएगा, जैसे बोलेगा कि इतने टेम्परेचर पे ससेप्टेबिलिटी इतना है, तो इतने टेम्परेचर पे ससेप्टेबिलिटी क्या होगा, तो क्या करोगे, झाई 1 अपॉन झाई 2 बराबर T1 T2 अपॉन T1। ठीक है बच्चों, ये केवल पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक बार बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो झाई की वैल्यू डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है ना। तो ये फेरो की तरफ शिफ्ट होता है कि डाया की तरफ, फेरो की तरफ शिफ्ट होता है कि डाया की तरफ, डाया की तरफ। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होती है, कम होती है, मतलब अगर बहुत हीट कर दोगे एक मैग्नेट को तो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देगा वो। अरे समझ रहे हो कि नहीं बच्चों, ये एबव क्यूरी टेम्परेचर,
अच्छा इसमें देखो, ये फॉर्मूला फेरो के लिए भी लग सकता है। आप फिर बोलोगे सर अभी आपने कहा था कि ये पैरा के लिए लगता है। आप आप अपनी बात से पलट रहे हो। ठीक है, इसी के नीचे लिख लो। ए तुम्हें मोर बन के नाचना है इधर से। ठीक हो, देखो क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है, लिखो क्यूरी टेम्परेचर। हेडिंग डालो क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर, अरे ये लिख लिया ना, ये क्यूरी लॉ है। अब डालो क्यूरी टेम्परेचर। सी कॉन्सेप्ट बेटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है, जैसे वो मैग्नेट के मटेरियल के ऊपर डिपेंड, इसीलिए बस आपको पता। देखो क्यूरी टेम्परेचर लिखो, इट इज द टेम्परेचर एबव विच, हाँ क्यूरी टेम्परेचर लिखो, इट इज द टेम्परेचर एबव विच, क्यूरी टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एबव विच a ferromagnetic material, it is the temperature above which a ferromagnetic material start to behave as, it is the temperature above which a ferromagnetic material start to behave as paramagnetic material। अरे फेरो को अगर गर्म करोगे तो उसका झाई कम होता जाएगा ना, तो कम होते होते एक टेम्परेचर के बाद वो पैरा में आ जाएगा, और पैरा को गर्म करोगे तो वो डाया में चला जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फेरो को गर्म करोगे पैरा में चला जाएगा, अरे झाई कम होता जाएगा ना। सबसे कम झाई किसका होता है? डाया का। फिर किसका होता है? पैरा का। फिर किसका होता है? फेरो का। तो फेरो को अगर बहुत गर्म कर दोगे तो पैरा हो जाएगा। तो जब वो पैरा हो जाएगा तब तो क्यूरी लॉ लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? तो एबव क्यूरी टेम्परेचर, आप इसके लिए क्यूरी लॉ लगा सकते हैं कि नहीं? फेरो के लिए लगा सकते हो ना। तो उस समय फॉर्मूला लिख लो, झाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन टी माइनस टी सी, क्यूरी टेम्परेचर। फेरो के लिए भी लग सकता है, मैंने क्या बताया था, क्यूरी लॉ केवल पैरा के लिए लगता है, लेकिन जब फेरो भी पैरा हो जाएगा तो क्यूरी लॉ लग जाएगा कि नहीं? तो इसीलिए मतलब क्यूरी लॉ लगाते समय जो टेम्परेचर है टीसी वो माइनस करना पड़ेगा। बस अब पूरा हो गया, अब कोई टॉपिक नहीं बचा, अब कंप्लीट। देखो फेरोमैग्नेटिक, मैंने क्या बताया, ये फॉर्मूला केवल पैरा के लिए, तो पहले फेरो को पैरा बनना पड़ेगा ना, उसके बाद ये लॉ लगेगा ना। तो फेरो को पैरा बनने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए टीसी, ये फॉर्मूला झाई टी अपॉन टी माइनस टी। फेरो के लिए, फेरो में नहीं लगेगा फॉर्मूला, लेकिन लगाने के लिए फॉर्मूला, जैसे मान लो क्यूरी टेम्परेचर है 300 डिग्री सेल्सियस, तो पहले 300 के ऊपर करोगे तब जाके ये लॉ लगेगा फेरो के लिए, नहीं तो फेरो के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि 300 के ऊपर फेरो किसमें रहता है? पैरा। अरे ये रट मत लेना, 300 में एग्जाम्पल के लिए। देखो इधर फटाफट कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं हम लोग। Which of the following has its permeability less than that of free space? फ्री स्पेस का 1 होता है, फ्री स्पेस का कितना होता है? 1। तो 1 से कम किसका होगा? भाई डायग्राम 10 का है, क्या आएगा? कॉपर। देख लो ताजा ताजा क्वेश्चन है 2023 का। ठीक है, 10 बताओ, अरे फटाफट बताओ, खत्म करो ये सब। 10 बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन। ये कौन सा मटेरियल है? डायामैग्नेटिक है, पैरा है, फेरो कौन सा है? डाया है। तो डाया देख लो कॉपर ही है। 11 बोलो। वाटर। अरे अम है ना, और एल्निको आयरन निकेल और कोबाल्ट है, इसका फेरो में चला जाएगा, एलॉय है। एबव क्यूरी टेम्परेचर भाई, अभी बताया अभी। समझ आ रहा है ना? फेरो किसमें रहता है? कौन सा?
अरे क्यूरी टेम्परेचर फेरो के लिए ही डिफाइंड है भाई, क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, ठीक है ना। डायमेट्रिक क्यूरी टेम्परेचर उसके लिए डिफाइन नहीं है। क्यूरी टेम्परेचर का डेफिनेशन किसके लिए देगा ये देखो ना, फेरो के लिए। पर फिल इन द ब्लैंक्स करो। 13 रिपेल्ड बाय डायमैग्नेटिक सबस्टेंस। चलो क्वेश्चन नंबर 14 कर लो, कैसे हो जाए। अरे आलस मत करो, करो। क्यों फ्रेश, तुम बहुत घूम रहे हो, आगे फ्रेश नहीं हो अभी। तो कल क्या है? कल पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाओ बोलते। अरे फटाफट करो यार, इसमें क्या रखा है, तुम लोग परेशान हो इसमें, दुखी। फटाफट करो, इसमें कुछ है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा सॉल्व करने में। अरे सीसी कट जाएगा, कट जाएगा। अरे सीसी क्यों सोच रहे हो, ये कर लो ना डायरेक्ट। जो भी है आंसर है 120/144 है ना। डेसिमल हटा लो, इंटू 300 बराबर T2। तो 12 बराई हम 144 और ये 10, तो 6 दुना के 12 और 6 पचे 30, 10, 250। अरे 550 कहाँ से आ गया जी? 250, 250, 250 केल्विन। ठीक है रोशन, हटा दो ना। अरे मैं बस बता रहा हूँ, देख लो बच्चों, झाई की वैल्यू -0.5 है, कौन सा मटेरियल? डायामैग्नेटिक। देख लेना सब वैसे ही क्वेश्चन, 0.5 है क्या है। अरे एकदम बहुत आसान चैप्टर, हलवा है। आगे जितनी क्लास है 1.5 घंटे की मैंने। क्यों पेज क्यों छोड़ना है? अरे तुम्हें ऐसे 2-4 पेज छोड़ दो अपने क्वेश्चन करने के लिए। हाँ हाँ, वो जो शुरू में बताया था उसका जो पालन कर रहे हैं। हाँ, 1-2 छोड़ दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हेडिंग डालो चैप्टर 6। चैप्टर 6 एनसीईआरटी का, ठीक है। पहला लिखो इसके अंदर, स्टार्ट करते हैं। एरिया कौन सी क्वांटिटी है, मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ इधर। एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, पता है, पता है ना सबको, तो मैं बता नहीं रहा।
अगर 3D ऑब्जेक्ट हो तो आउटवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, और अगर 2D ऑब्जेक्ट हो तो आप किसी को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। जैसे एरिया का 2 डायरेक्शन हो जाएगा ना, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी। तो ये एरिया है तो इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन का है, एक डायरेक्शन ऊपर आएगा एक डायरेक्शन नीचे, तो किस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे? बाहर वाले। तो सबसे पहले इसमें लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। ठीक है, देखो इसके बारे में, इट टेल अस अबाउट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, it tell us about the number of field lines crossing through, लिख लो बेटा, it tell us about the number of field lines crossing through a certain area, it tell us about the number of field lines crossing through a certain area, number of field lines crossing through a certain area, crossing through a certain area, it tell us about the number of field lines crossing through a certain area। ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, अब इसका होगा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा। बच्चों थीटा किसके बीच में एंगल आप जानते ही हैं, बी और ए के बीच। ये एंगल क्या है, थीटा। फाइव इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये तब है जब b की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर b वेरिएबल हो, इफ b इज वेरिएबल, अगर बच्चों b वेरिएबल हो, बस समझदार हो, डी फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन b डॉट, अगर वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेट b डॉट डी, अगर इसकी वैल्यू वेरिएबल हो तो आप इंटीग्रेट। ठीक है बच्चों, इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है ना, यूनिट बताओ फाई की, टेस्ला मीटर स्क्वायर, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बेटा बी की यूनिट क्या होती है, टेस्ला, एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर, तो फाई की यूनिट क्या होगी, टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं, वेबर, WEBER, वेबर, इसको शॉर्ट में WB लिखते हैं, वेबर को W कैपिटल B स्मॉल, वेबर को WB भी लिखते हैं। ठीक है, ये इसकी दोनों ही, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, ये इसकी SI यूनिट है, ये दोनों ही इसके, चाहे टेस्ला मीटर स्क्वायर लिखा हो चाहे वेबर लिखा हो, उस दोनों ही इसके SI यूनिट है। इसकी CGS यूनिट होती है बच्चों मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल नहीं, इसकी CGS यूनिट क्या होती है, मैक्सवेल। ऑस्ट्रेलिया वाले बोला ना, नहीं, हाँ, JC मैक्सवेल सही बोला है वो। इसको कैपिटल M और स्मॉल x से डिनोट करो, कैपिटल M और स्मॉल x से। एक वेबर में कितना मैक्सवेल, एक वेबर में कितना मैक्सवेल, 10⁸ मैक्सवेल। एक टेस्ला में 10⁴ गॉस, और एक मीटर स्क्वायर में 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों मिलकर 8 हो गए, अगर समझ पाए कोई तो। बताए थे ना आज एक टेस्ला में कितना गॉस होता है, वही चीज आ गया। ठीक है चले आगे, अब हम पढ़ेंगे बच्चों फैराडेज एक्सपेरिमेंट। कहा छोड़ दूं, चलो ठीक है जाओ, नेक्स्ट क्लास में आप फैराडेज एक्सपेरिमेंट, अब लगातार चीजें पढ़ेंगे, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ EMI, चैप्टर ठीक ठाक है, बहुत छोटा है ना बहुत बड़ा है।
ठीक है।